विकास कुछ लोगों के बीच खड़ा गांव के विकास की बात कर रहा था। देखो भाइयों, अगर हमारे कस्बे में रेल सेवा आ जाए तो हमें कितना फायदा होगा। हम पहाड़ी से आसानी से नीचे जा पाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ लिख पाएंगे और हमारा धंधा भी बढ़ेगा। अरे विकास, तुम्हारे ये ऊंचे ख्याली पुलाव हमारे भूखे पेट नहीं भर सकते। पहले खुद का पेट भर लो, फिर कस्बे की फिक्र करना। जमींदार साहब, देखिए ये तब से अपने रेलगाड़ी की रट लगा रहा है। अरे विकास, तुम जैसे पढ़े लिखे लोग सपनों की दुनिया में ही जीते हैं। पहले अपने वालिद की मजदूरी तो बचा लो, फिर कस्बे में रेलगाड़ी लाना। विकास चुपचाप घर चला जाता है। विकास अपने छोटे से घर में था। उसकी बीवी आकांक्षा उससे कहती है, तुम सारा दिन गांव में जाकर विकास की बातें करते रहते हो। क्या मिला तुम्हें अब तक? सिर्फ लोगों की हंसी और ताने। आकांक्षा, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। अगर मैं कस्बे के भविष्य की बात करता हूँ तो इसमें बुरा क्या है? मुझे तुम्हारी इन बड़ी बड़ी बातों से कोई मतलब नहीं। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं हर दिन तुम्हारी वजह से गांव वालों की बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ। तभी उसके पिता बलदेव वहाँ आते हैं और विकास से कहते हैं, विकास, ये सब कब तक चलेगा? मैं अब और मजदूरी नहीं कर सकता। मेरी हड्डियां जवाब दे रही है। पापा, मैं समझता हूँ, पर मैंने इस कस्बे को बदलने का सपना देखा है। सपनों से पेट नहीं भरते बेटा। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया ये सोचकर कि तू एक दिन नौकरी करेगा और इस घर को संभालेगा, लेकिन तेरी नौकरी तो कहीं लग ही नहीं रही। पापा, मैंने कई जगह कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी मौका नहीं मिला। सुन बेटा, मैं तुझे 10 दिन का वक्त देता हूँ। अगर इन 10 दिनों में तूने कहीं नौकरी नहीं पाई तो तुझे मेरे साथ ईंट के भट्टों पर काम करना होगा। रात के वक्त आकांक्षा खाना परोसते हुए उससे कहती है, तुम इतने परेशान क्यों हो? पापा ने जो कहा उसमें कुछ गलत तो नहीं? मैं समझता हूँ आकांक्षा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। ईंट के भट्टे पर काम करने के लिए मैंने पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन तुम कब तक इंतजार करोगे? नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। पापा बूढ़े हो चुके हैं, ये परिवार उन्होंने ही संभाला है। अब तुम्हारी बारी है। लेकिन आकांक्षा, ये सब कुछ दिनों के लिए ही सही तुम उनके साथ काम करो, जब तक सही नौकरी नहीं मिल जाती। इससे तुम्हें तजुर्बा भी मिलेगा और हम लोगों को सहारा भी। अगले दिन विकास अपने पिता बलदेव के साथ भट्टे पर पहुंचता है। जमींदार की बीवी अर्चना मजदूरों को हिदायत दे रही थी। जैसे ही वो विकास को देखती है, उसकी हंसी छूट जाती है। अरे, ये तो हमारे गांव के विद्वान महाशय हैं। क्या बात है विकास, अब तुम्हें भी ईंटें ढोने का काम करना पड़ रहा है। हर काम सम्मानजनक होता है। ये बातें करना तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जब मैंने तुम्हें कहा था कि अपने पापा का हाथ बटाओ, तब तो तुम्हें ये काम छोटा लगता था। विकास उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। काम के दौरान विकास 2 मजदूरों को, भीमा और बलिया को, धीमे आवाज में आपस में बात करते देखता है और वो उनके पास जाकर उनकी बात सुनने की कोशिश करता है। मैंने जांच लिया है, भट्टापुर गांव के घाटी के नीचे बड़े पैमाने पर खजाना दबा हुआ है। अगर हम उसे निकाल सके तो हम अमीर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन हमें ये काम बड़े चालाकी से करना होगा। कस्बे वालों को शक भी नहीं होना चाहिए। विकास ये सब सुनकर चौंक जाता है। विकास सीधा अर्चना के पास पहुंचता है। अर्चना जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ विकास? कहीं तुमने ईंटें उठाते उठाते कोई नई योजना तो नहीं बना ली? ये मजाक का वक्त नहीं है। मैंने भट्टे पर काम करने वाले 2 मजदूरों की बातें सुनी। वो घाटी के नीचे छुपे खजाने को लेकर साजिश रच रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम? उनके नाम भीमा और बलिया है। वो इस कस्बे के नहीं है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैं उनकी पूरी बात को सुन चुका हूँ। देखो विकास, तुम्हारी बात मान भी ले तो हम कर भी क्या सकते हैं? अगर घाटी के नीचे खनिज दबा हुआ है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। इस गांव में यातायात का कोई साधन नहीं है। हम चाह कर भी खनिज को बाहर नहीं ले जा सकते हैं। विकास चुप हो जाता है। वो सोच में डूबा हुआ वहाँ से चला जाता है। मगर विकास नहीं जानता था कि भीमा और बलिया
झाड़ियों में छिपकर उसकी और अर्चना की बातें सुन रहे थे। विकास ने हमारा भांडा फोड़ दिया। अगर उसने कस्बे वालों को ये बात बता दी तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। हमें उसे रोकना होगा। इससे पहले कि वो किसी और को बताए, हमें जमींदार की पत्नी अर्चना को उठा लेना चाहिए। हाँ, और उसके साथ उसकी पत्नी आकांक्षा को भी। इससे वो हमारी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। विकास सोकर उठता है और अपनी बीवी आकांक्षा को घर में नहीं पाता। उसे चारों ओर ढूंढने के बाद उसे एक कागज मिलता है जिस पर लिखा होता है, हम तुम्हारी पत्नी को उठाकर घाटी में ले गए हैं। अगर तुमने खनिज वाली बात किसी और को बताई तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विकास चिट्ठी पढ़कर घबरा जाता है। तभी वहाँ पर जमींदार आ जाता है। उसके हाथ में भी एक वैसी ही चिट्ठी थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी पत्नी को वो लोग उठा ले गए। अगर तुम उसे वापस लेकर नहीं आए तो तुम्हारे पिता के लिए अच्छा नहीं होगा। विकास जंगल की ओर निकल जाता है। वो दरख्त के नीचे रोने लगता है। भगवान, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी पत्नी और गांव पर ये आफत आई। तभी वहाँ पर एक हिरण आकर खड़ा हो जाता है। वो कुछ देर के लिए विकास को देखता है। अचानक एक शेर आता है और हिरण पर झपटने के लिए तैयार हो जाता है। इसे बचाना होगा। विकास शेर और हिरण के बीच में खड़ा हो जाता है। शेर इंसानी आवाज में कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से, ये मेरा शिकार है। तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? मैं एक जादुई शेर हूँ। ये मेरा खाना है और तुम मुझे इसे खाने से नहीं रोक सकते। अगर तुम्हें किसी को खाना है तो मुझे खा लो, लेकिन इस बेगुनाह हिरन को छोड़ दो। अचानक शेर और हिरण रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो जाते हैं। उनकी जगह एक खूबसूरत आदमी प्रकट हो जाता है। मैं वन रक्षक हूँ। तुमने बहुत बड़ा बलिदान देने की कोशिश की है। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरी पत्नी और जमींदार की पत्नी का अपहरण हो गया है। गांव में यातायात का कोई जरिया नहीं है जिससे हम घाटी के खनिज को बचा सके। मैं तुम्हारी भलाई और गांव के भलाई के लिए जरूर कुछ करूंगा। वापस ईंट के भट्टे पर जाओ। विकास ईंट के भट्टे पर पहुंचता है। अचानक भट्टे से एक धमाका होता है। जब धुआं छूटता है तो वहाँ ईंटों की एक खूबसूरत जादुई ट्रेन खड़ी होती है। ट्रेन से एक आवाज गूंजती हुई आती है, मैं जादुई ईंटों की ट्रेन हूँ। मेरे मालिक विकास हैं। जहाँ वो कहेंगे मैं वहीं जाऊंगी। विकास ट्रेन के अंदर घुसता है और गांव वालों को भी बुलाता है। सभी अंदर जाओ, ये ट्रेन हमें घाटी तक ले जाएगी। गांव वाले धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। विकास ट्रेन से कहता है, हमें घाटी तक ले चलो। जादुई ईंटों की ट्रेन गड़गड़ाहट के साथ जंगल के रास्ते से गुजरती हुई घाटी पर पहुंचती है। घाटी के किनारे पर भीमा और बलिया खड़े थे, जो खनीज पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। ये आवाज कैसी है? ये ट्रेन जैसी लग रही है, पर यहाँ जंगल के बीचों बीच ट्रेन आ कैसे सकती है? जादुई ट्रेन घाटी के पास आकर रुकती है। दरवाजे खुलते हैं और विकास के साथ गांव वाले नीचे उतरते हैं। ट्रेन को देखकर भीमा और बलिया की आंखें फैल जाती हैं। अर्चना और आकांक्षा, जो वहाँ कैद थीं, विकास को देखकर राहत की सांस लेती हैं। विकास, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। विकास ट्रेन की ओर मुड़ता है और संजीदगी से हिदायत देता है, जादुई ट्रेन, इन दोनों को पकड़ लो। ट्रेन से रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं और भीमा और बलिया पर पड़ती हैं। कुछ ही देर में वो अपने आप को ट्रेन के अंदर बने कैद खाने में पाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये सब तुमने किया विकास? तुमने हमारे कस्बे का खनिज चुराने की कोशिश की और गांव वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब तुम अपने किए की सजा भुगतोगे। विकास गांव वालों की ओर बढ़ता है और जोश भरी आवाज में कहता है, दोस्तों, हमारे गांव के इस घाटी के नीचे बड़े पैमाने पर खनिज छुपा है। अब हमें किसी के सहारे जीने की जरूरत नहीं है। इस खनिज को निकालकर हम इसे शहर में बेचेंगे और हमारे कस्बे की तरक्की करेंगे। जमींदार विकास की ओर बढ़ता है। विकास, मैंने तुम्हारी बातों का हमेशा मजाक उड़ाया, लेकिन आज मैं मान गया हूँ कि तुमने हमारे कस्बे को सच में बदलने की ताकत दिखाई है। विकास,
मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हारी सोच को गलत ठहराया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें मिलकर हमारे गांव को आगे बढ़ाना है। उस दिन से गांव वाले मिलकर खनिज निकालने का काम शुरू कर देते हैं। जादुई ट्रेन खनिज को घाटी से गांव तक पहुंचाने का काम करने लगती है। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लग जाती है। जहां पहले झोपड़ियां थी, अब सुंदर घर, स्कूल, होटल और बाजार बने हुए थे। अब विकास के गांव में हर ओर खुशी और तरक्की का माहौल था।